हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित जो कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। और पिछली वीडियोस में हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को यानी किस प्रकार जो है दो भागों में बांटा जाता है, जो कि पहली सामान्य शक्ति होती है और दूसरी क्या होती है, आपातकालीन शक्ति होती है। तो सामान्य शक्ति के अंतर्गत हमने कार्यपालिका की शक्ति को पढ़ा, हमने सामान्य शक्ति के अंतर्गत विधायिका की शक्ति को पढ़ा और सामान्य शक्ति के अंतर्गत ही दोस्तों आज हम लोग वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। यानी चार शक्तियां जो है सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग दो पढ़ चुके हैं। यानी कि जो कार्यपालिका से संबंधित, विधायिका से संबंधित शक्तियों से संबंधित जो है वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वो वीडियोस जरूर देख ले। तो आज जो है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मूल रूप से जो है यानी सामान्य शक्तियों के अंतर्गत जो दो शक्तियां बची है, एक वित्तीय शक्ति और एक न्यायिक शक्ति, इन दोनों शक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद जो है सामान्य शक्ति समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो है अगली क्लास में जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत जो तीसरी शक्ति है दोस्तों, वित्तीय शक्ति, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है दोस्तों, उसके अंतर्गत आता है कि धन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश होता है। यानी कि धन विधेयक जो होता है दोस्तों, जिसका जिक्र आपका 109 आर्टिकल में किया गया है आपका धन विधेयक का। तो इसमें क्लियर रूप से कहा गया है कि ये जो धन विधेयक है दोस्तों, यह जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा, उनसे हस्ताक्षर किया जाएगा, तब जो है विधेयक यानी यह धन विधेयक क्या होगा, लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में पेश होगा दोस्तों, राज्यसभा का जिक्र या संसद का जिक्र यहाँ नहीं किया गया। यहाँ बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो है कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। तो दोस्तों हम लोग विधेयक से संबंधित जो क्लासेस पिछली जो राष्ट्रपति से संबंधित हुई है, तो उसमें हमने विधेयक के बारे में पढ़ा था कि कोई भी विधेयक, कोई भी जो बिल है वह कानून का रूप तभी लेता है जब लोकसभा राज्यसभा में पेश होकर के यानी पारित होकर के वह राष्ट्रपति महोदय के पास जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय जो अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर वह विधेयक, वह बिल जो क्या होता है दोस्तों, कानून बनता है। तो यहाँ किसी मतलब कि विधेयक को टारगेट करके कहा जा रहा है, वह है धन विधेयक। तो धन विधेयक हमेशा, सबसे पहले तो यह जान लीजिए दोस्तों कि धन विधेयक कभी भी जो है राज्यसभा में पहले पेश नहीं होगा। धन विधेयक जब भी पेश होगा तो आपका लोकसभा में ही पेश होगा, और जब भी पेश होगा तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही वह पेश करवाया जाएगा, वो भी लोकसभा में। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक तो ये प्रश्न बनता है कि धन विधेयक जो है किसकी अनुमति से पेश होगा, तो धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। और अगर यह पूछा जाए सवाल कि धन विधेयक यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है, तो यह कौन तय करेगा, तो यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। तो धन विधेयक से यानी विधेयकों से संबंधित जब क्लास होगी दोस्तों, तो उसमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग अगर राष्ट्रपति से हट के विधेयकों के ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने टॉपिक से। तो हम लोग कहाँ अभी पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति को। तो हम लोग राष्ट्रपति में यानी धन विधेयक का जो जिक्र है दोस्तों, कहाँ किया गया है, आर्टिकल 109 में। और इसमें क्लियर कहा गया है, यानी आर्टिकल 109 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है। और धन विधेयक जब भी पेश होगा, लोकसभा में ही पहले पेश होगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी पहले अनुमति ली जाएगी, उसके बाद जो है पेश होगा। और बाकी विधेयकों में हमने क्या देखा था, पहले लोकसभा में पेश होगा चाहे राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास, उसके बाद यानी लोकसभा राज्यसभा के बाद जो है कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता था। किंतु धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास पहले आएगा, राष्ट्रपति जो है उस पर सहमति देंगे, अपना हस्ताक्षर देंगे, फिर वह लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक पेश नहीं होगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया पहली वित्तीय शक्ति। दूसरी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत दोस्तों, आकस्मिक निधि पर
राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार। और इसका जो है जिक्र दोस्तों आपका किया गया है 267 आर्टिकल में, यानी आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का जिक्र कहाँ किया गया है? आर्टिकल 260 में। हम लोग आर्टिकल से जोड़कर पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों थोड़ा टफ हो गया है। अब जो है सिंपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हमेशा जो घुमा फिरा कर के प्रश्न पूछे जाते हैं और खास करके आर्टिकल से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि आर्टिकल हम लोग जानते हैं कि 395 आर्टिकल है भारतीय संविधान में, तो यहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा, और स्वाभाविक वह कन्फ्यूजन होना। 395 अनुच्छेद को प्रॉपरली याद करना मुश्किल है। किसी भी विद्वान भी स्टूडेंट है, कितना भी जो है टैलेंटेड हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, तो सबके लिए मुश्किल है। तो इस वजह से आजकल प्रश्न जो है आर्टिकल से जोड़ करके ही जो घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मूल आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड बातों को हम लोग पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग को कुछ याद आए और हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये जो है आकस्मिक निधि का जिक्र कहाँ किया गया है? आर्टिकल 267 में। और इस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों कि आकस्मिक निधि पर जो है क्या होता है? राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। तो निधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? निधि आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका आकस्मिक निधि, और एक आपका संचित निधि, और एक आपका लोक लेखा निधि। तो ये जो आकस्मिक निधि है दोस्तों, इस आकस्मिक निधि पर क्या होता है? पूर्ण रूप से राष्ट्रपति का जो है कंट्रोल रहता है, अधिकार रहता है। और जो संचित निधि है, उस संचित निधि पर जो है संसद का अधिकार होता है। तो चूंकि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति महोदय का महामहिम का पूर्ण अधिकार होता है, तो राष्ट्रपति महोदय जो है वहाँ एक बार, सिर्फ एक बार जो क्या करते हैं? धन निकासी कर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी योजना में या किसी कार्य में कहीं पर भी उनको जरूरत पड़ी, तो इस आकस्मिक निधि से वो क्या करते हैं? एक बार धन वो निकाल सकते हैं। किंतु इसमें भी एक कंडीशन है, 1 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर उसे, यानी राष्ट्रपति को क्या है? संसद को जो है सूचना देनी होगी। तो यह भी निश्चित रूप से याद रखिएगा कि आकस्मिक निधि चूंकि राष्ट्रपति के यानी अंदर होता है, राष्ट्रपति का उन पर जो है पूर्ण अधिकार होता है, वह उनकी शक्ति है। तो इस वजह से वह इसमें से एक बार धन निकाल सकते हैं, पैसे की निकासी कर सकते हैं। किंतु 1 महीने के भीतर क्या करना होगा कि संसद को सूचना देना होगा कि हाँ, मैंने इस निधि से इतने पैसे निकाले हैं और इस चीज़ पर मैंने खर्च किए हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका दूसरा बिंदु। तीसरी जो वित्तीय शक्ति है वह है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है दोस्तों, जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 112 में जो है इसका जिक्र किया गया। दोस्तों ये बजट शब्द का जिक्र कहीं भी जो है हमारे संविधान में लिखित रूप से नहीं है। जब भी आपको संविधान से अगर पूछा जाए तो ये वार्षिक वित्तीय, यानी इस शब्द के अनुसार जो है बजट को जो है एक्सप्लेन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है आपको वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत, जिसे हम लोग यानी हम लोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट। लेकिन बजट का संविधान में जिक्र नहीं है। और इसका जिक्र कहाँ है? कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो 112 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं दोस्तों, ये होता क्या है? तो ये होता है जैसे सरकार का साल भर के अंदर जो आय का लेखा जोखा होता है, यानी क्या आय आई, क्या उन्होंने व्यय किया, यानी कहाँ से कितना आया और किस चीज़ पर क्या खर्च हुआ। यानी मूल रूप से यह कह लीजिए कि साल भर की आय और व्यय का जो ब्यौरा है, लेखा जोखा है, वह क्या कहलाता है? बजट कहलाता है, जिसे हम लोग वार्षिक वित्तीय संविधान की भाषा में जानते हैं। और इसका वर्णन कहाँ है दोस्तों? आपका 112वें आर्टिकल में। तो ये आपका हो गया तीसरी शक्ति, वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की। चौथी जो वित्तीय शक्ति है वह है वित्त आयोग की स्थापना। और इसका जो वर्णन है 280 आर्टिकल में किया गया है, 280 आर्टिकल में। तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है दोस्तों? 5 वर्ष में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? वित्त आयोग की स्थापना करते हैं।
प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और यह जो है 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। तो इसको भी याद रखें। तो हम लोग कितनी शक्तियां देखे वित्तीय शक्तियों में? 4 शक्तियां दोस्तों। एक तो सबसे पहली धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही जो है लोकसभा में पेश होगा। दूसरी आकस्मिक निधि पर क्या होगा कि राष्ट्रपति का पूर्ण जो है अधिकार होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 112 में किया गया है, यह जो है राष्ट्रपति की अनुमति से क्या होगा? पेश होगा आपका। उसके बाद चौथी जो शक्ति है आपकी यानी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत, तो वह है वित्त आयोग, जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो मतलब राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका वित्तीय शक्ति यानी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अब हम लोग राष्ट्रपति महोदय की यानी हमारे महामहिम राष्ट्रपति की जो है अंतिम ये जो सामान्य शक्ति है, ये न्यायिक शक्ति यानी अंतिम सामान्य शक्ति के अंदर जो न्यायिक शक्ति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति महोदय की न्यायिक शक्ति है दोस्तों, उसमें हम लोग क्षमादान को यानी क्षमादान की शक्ति को जानेंगे, जो कि आर्टिकल कहाँ जिक्र किया गया है दोस्तों? यानी 72वें आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले यानी जो क्षमादान है इसको 4 भागों में बांट करके जो है यानी क्षमादान को 4 भागों में राष्ट्रपति महोदय के पास जो दिया जाता है। इससे पहले हम लोग यानी क्षमादान को डिटेल में जानने से पहले हम लोग जान ले दोस्तों कि जो भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है वह क्या है दोस्तों? एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत, इसमें क्या होता है आपका यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट यानी जो राज्य का जो कोर्ट होता है पर वो, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कोई विवाद, कोई मसला, कोई केस नहीं सुलझता है, यानी मान लीजिए वो किसी व्यक्ति का कोई मैटर है, वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। और अगर हाई कोर्ट में भी जो है यह अपील यानी उसकी हाई कोर्ट के जो फैसले से वह संतुष्ट नहीं हो वह व्यक्ति, वह कहाँ जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, इससे ऊपर कोई न्यायालय है ही नहीं भारत में, हमारे संविधान में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी जो है वह व्यक्ति, वह मुजरिम जो भी है वह संतुष्ट नहीं होगा, तो वह कहाँ जाएगा? आपको राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास क्या? दया याचिका रखेगा। राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर के जाएगा, तो वहां राष्ट्रपति जो है अपनी क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। इस क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत दोस्तों वह 4 कार्य कर सकते हैं। एक होता है पूर्ण माफ, यानी मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी सजा दिया गया हो उस व्यक्ति को, उस मुजरिम को, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसको पूरी तरह से माफ कर सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा है आपका प्रकृति बदल, यानी प्रकृति बदलने में क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को, उस मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा या मान लीजिए फांसी की सज़ा दी है, तो फांसी की सज़ा को क्या कर सकते हैं? जो यानी हमारे जो महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति है वह क्या कर सकते हैं? वहाँ फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? सज़ा के रूप को बदल दिया गया, प्रकृति को बदल दिया। तीसरा है दोस्तों विराम। अब विराम को समझिए किस प्रकार से ये विराम को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी संविधान में किस तरह से इसको परिभाषित किया गया। तो विराम में मान लीजिए कोई व्यक्ति अपाहिज है, विकलांग है, या मान लीजिए कोई महिला है दोस्तों, वह प्रेगनेंसी पीरियड में है और उसके ऊपर केस चल रहा है, उसका अपराध ऐसा है कि वह माफ़ी के योग्य नहीं है। जाहिर सी बात है
आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर भी उसको माफ़ी नहीं मिला तो वह जघन्य अपराधी होगा। उसके बाद दया याचिका लेके वह सुप्रीम कोर्ट गई है तो उसका अपराध तो माफ़ी योग्य नहीं होगा। तो जब उसका अपराध माफ़ी योग्य नहीं है किंतु वह प्रेगनेंसी पीरियड में है तो वहाँ पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय जो है आपको उस यानी कि जब तक उसका प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा तो उस सज़ा को क्या करेंगे, विराम लगा देंगे। तो ये हो गया आपका विराम से संबंधित क्षमादान। तीसरा हो गया दोस्तों आपका अवधि कम। अवधि कम, अवधि कम के अंतर्गत मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी गई है या किसी को 10 साल की सज़ा दी गई है, किसी को 15 साल की सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा को क्या होगा, कम कर दिया जाएगा। ये यानी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो पहला हमने क्या देखा, पूर्ण माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी क्षमादान की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दया याचिका लेकर के उसके पास जाता है। दूसरा, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं यानी कि सज़ा को कम कर सकते हैं, मतलब कि उसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा है विराम, चौथा है अवधि कम करना। तो ये 4 जो शक्तियां हैं वह क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आता है। और एक मूल बात दोस्तों कि जो भी व्यक्ति दया याचिका लेकर के राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो उस दया याचिका पर राष्ट्रपति कितना टाइम लेंगे सुनवाई करने में, इसका कोई लिमिटेशन हमारे संविधान में लिखित रूप में नहीं दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति कितना भी समय ले सकते हैं, उन पर कोई बाध्यता नहीं है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, यह हो गया राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो कि आपका कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है, तो आपका न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग जानेंगे परामर्शदात्री अधिकार या शक्ति, जिसका वर्णन 143 अनुच्छेद में किया गया है। यानी 143वें अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है दोस्तों, आर्टिकल में आपका राष्ट्रपति के परामर्शदात्री अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को मान लीजिए किसी मैटर में कुछ हेल्प की आवश्यकता होती है, कुछ सलाह की आवश्यकता होती है, तो वह क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो है आदेश देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि मुझे सलाह दीजिए, आप मुझे परामर्श दीजिए। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह या परामर्श देंगे और क्या करेंगे, एक खंडपीठ का निर्माण करेंगे सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, यानी 5 इसमें जज होंगे, 5 जजों की खंडपीठ रेडी करेंगे और क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सहायता यानी सलाह देंगे। किंतु एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है यानी कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए। किंतु इसमें भी कंडीशन है, यानी अगर मान लीजिए कि सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मैटर है, तो अगर सार्वजनिक हित से कोई संबंधित मैटर है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है बाध्य नहीं है राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए। किंतु अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि है या समझौता या कानून, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित अगर कोई मैटर है और राष्ट्रपति को सहायता चाहिए, परामर्श चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ क्या है, बाध्य है आपको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। किंतु अगर सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मैटर, जैसे राम जन्मभूमि का मैटर था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हेल्प मांगा गया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी सहायता, अपना परामर्श नहीं दिए। किंतु अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता है या अंतर्राष्ट्रीय कानून से कोई संबंधित मैटर है, वहाँ राष्ट्रपति को परामर्श चाहिए, उन्हें उस मैटर में समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पर क्या होगा, अगर परामर्श मांगा जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो वहाँ पर जो है परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाध्य है, यानी उन्हें देना ही होगा, उन्हें खंडपीठ का निर्माण करना ही होगा और वह परामर्श वो राष्ट्रपति को देंगे। किंतु
यहाँ पर भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए। उन्होंने सलाह मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया, किंतु जो राष्ट्रपति महोदय है उन पर इस सलाह को मानने की कोई बाध्यता नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका परामर्श दात्री अधिकार, जो कि आर्टिकल 143 में जिसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो है दोस्तों वह है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों का नियुक्ति का वर्णन कहाँ किया गया दोस्तों? आर्टिकल 217 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन 124वें आर्टिकल में किया गया है। तो यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और यह क्या आता है? न्यायिक उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों ये हाई कोर्ट जो है इसके न्यायाधीशों का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करने की भी शक्ति आपको कहाँ है? राष्ट्रपति महोदय में है। और सिर्फ हाई कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारे देश में, और जो हाई कोर्ट है वह 25 है। अमरावती के बाद हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट को ही यानी हाई कोर्ट के ही न्यायाधीशों का सिर्फ स्थानांतरण हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक ही है। तो यहाँ तीसरी जो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमने क्या देखा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 217 124 में किया गया है वर्णन। दूसरा में क्या देखे हम लोग? परामर्शदात्री अधिकार, जो कि 143 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और क्षमादान की शक्ति, ये आपका 72वें अनुच्छेद में है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, तो हमेशा जो है इस चीज़ को रट लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटी में राष्ट्रपति से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत आजकल डीपली प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी मैंने बताया है या पिछली क्लासेस में जो भी मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो भी तथ्य बताया, उससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को देखिए, एक बार नहीं देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। इससे रिलेटेड बुक लीजिए, क्वेश्चन आंसर हल कीजिए, आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग आपातकालीन शक्ति, यानी ये तो हम लोग सामान्य शक्ति देख रहे थे, जिसके अंतर्गत 4 शक्ति में हम लोग देख चुके हैं। आपका विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। अगली क्लास में हम लोग आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए देवी स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।